Bismillahirrahmanirrahim. John Milton. Previously we have read Paradise Lost by John Milton. Today we are going to discuss a question about Paradise Lost Book 1. Question is that Paradise Lost is a classical epic. ये एक क्लासिकल एपिक है. ये पोएम एपिक पोएम है. और एपिक पोएम क्या होती है? पोएट्री कई सिंस में की जाती है, कई तरह से की जाती है. पोएम के कई नाम हैं, जैसे कि एलजी पोएम का नाम है, हाइंड पोएम का नाम है, सेम लाइक एपिक भी एक पोएम का नाम है, लिरिक भी एक पोएम का नाम है. तो ये एपिक पोएम है. एपिक पोएम की कुछ खास क्वालिटीज होती हैं. किसी भी पोएम में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वालिटीज पाई जाएं तो वो एपिक पोएम होती है. खास तौर पर इसमें फुल साइज स्टोरी होती है. एपिक पोएम में फुल साइज स्टोरी होती है. कोई एडवेंचरस डीड होता है और कोई एडवेंचरस हीरो होता है एपिक पोएम के अंदर, और मैजेस्टिक बिल्डिंग्स होती हैं, गार्डन्स और यूनिवर्स की बात होती है. यूनिवर्स में ज़मीन की पोजीशन की बात होती है. एंजल्स होते हैं, इसमें गॉड्स होते हैं, गॉडेस होती है. सुपरनैचुरल मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है ओवरऑल. यानी कि अगर एपिक पोएम में, अगर किसी पोएम में ये तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएं, ये तमाम तर बातें पाई जाए, तो हम कहते हैं दिस इज एन एपिक पोएम. आपने पैराडाइज लॉस्ट की टेक्स्ट पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि उसके अंदर कोई हीरो मौजूद है जिसको कंसीडर करते हैं हम कि सैटन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1. उसमें एक हीरो भी है, एक एडवेंचरस डीड भी परफॉर्म करने जा रहा है. उसकी स्टोरी भी एक फुल साइज स्टोरी है, और जो कि पूरी कायनात को अपने वजूद में ले लेती है, ऐसी स्टोरी मौजूद है. आइए लाइन टू लाइन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं. इन माई हैंड देयर इज अ एक्यूट पोएट्री रिटन बाय मी बाय गुट्टा. एक्यूट पोएट्री, पेज नंबर 64, एम्प्योरियम पब्लिशर. Question number 1. Does Milton's Paradise Lost fulfill the requirements of great epic? क्या मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट ग्रेट एपिक की तमाम तर रिक्वायरमेंट को पूरा करती है? Critically examine the opening lines of Paradise Lost and discuss how Milton's invocation is different from that of the conventional Pagan epic. Pagan कहते हैं नॉन बिलीवर की एपिक. बताइए कि मिल्टन ने स्टार्ट में जो इन्वोकेशन की है, जो दुआ की है, हम्द की है, शायरी की देरी से, वो दूसरे राइटर से मुख्तलिफ कैसे है? पैगान राइटर से कैसे मुख्तलिफ है? मिल्टन इज अ क्रिश्चियन पोएट and there is also some old poem, ancient poets are over there as Homer and Virgil, and they were non-Christian. जो नॉन क्रिश्चियन है वो पैगान है. Paradise Lost as an epic which the basic conventions of classical epic. Paradise Lost एक एपिक होने के नाते which अपने अंदर मौजूद करती है, अपने अंदर रखती है, ग्रिप पकड़ती है द बेसिक कन्वेंशन, बुनियादी तमाम तर कन्वेंशन, रिवायात इसमें मौजूद हैं ऑफ क्लासिकल एपिक. एक क्लासिकल एपिक, क्लासिकल एपिक की तमाम तर जो रिवायात हैं वो मौजूद हैं. किसमें? पैराडाइज लॉस्ट में. बट these conventions and devices are given new meaning. लेकिन इन रिवायात को नए मीनिंग दिए गए हैं, और इन रिवायात को और इन डिवाइसेस को, डिवाइसेस वो जो गुण, जो चीज़ें हुनर इस्तेमाल किए गए हैं, डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं, उनको नए मीनिंग दिए हैं बाय मिल्टन ने दी हैं विद इन द स्कोप ऑफ क्रिश्चियन थियोलॉजी. क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर, यानी कि क्रिश्चियनिटी के हवाले से नए मीनिंग दिए हैं. पहले एपिक को लिखने वाले जो गुरु हैं, उस्ताद हैं, वो दो हैं, एक है होमर और एक है विर्जिल. ये दोनों बिफोर क्राइस्ट आए हैं. इन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं, अलीड और अनीड, दो पोएम्स लिखी हैं. इनकी कन्वेंशन रिवायात जो हैं उनको हम कहते हैं कि ये एक क्लासिकल एपिक की रिवायात है. लेकिन
मिल्टन ने इन रिवायात और इन डिवाइसेस को तब्दील कर दिया, नए मीनिंग के साथ पेश किया, और इसका स्कोप जो है बजाय कि ग्रीक मैथोलॉजी पर रखा, उसने क्रिश्चियन मैथोलॉजी पर रखा है। और ये क्लासिकल का जो लफ्ज है ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। क्लासिकल का मतलब ये है ग्रीक ने जो कुछ लिखा पोएट्री में, ड्रामाज में, दैट इज क्लासिकल वन। ग्रीक की ट्यून में, ग्रीक के मिजाज में जब तक दुनिया लिखती रही, चाहे वो शेक्सपियर है, चाहे वो मार्लो है, चाहे वो मिल्टन है, जो भी ग्रीक के मूड में, मिजाज में लिखता रहा, उस सारे लिटरेचर को हम क्लासिकल लिटरेचर कहते हैं। तो मिल्टन ने क्योंकि लिखा है ये ग्रीक मूड में लिखा है, लेकिन उसके मीनिंग थोड़े से बदल दिए हैं, स्कोप थोड़ा सा बदला है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मूड जो रहा है वो क्लासिकल मूड रहा है, ग्रीक मूड रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ये क्लासिकल एपिक है। और आप ये भी गौर कर सकते हैं, आपका पहला जो पेपर है दैट इज अ क्लासिकल पोएट्री। इट मीन दैट कि जितने भी राइटर पोएट ठहरे हुए हैं आपकी क्लासिकल पोएट्री में, इंग्लिश पोएट, दे आर राइटिंग इन द ग्रीक मूड स्टिल। तो उनके ग्रीक वालों का इम्पैक्ट है उनके ऊपर, इसीलिए उन्हें हम क्लासिकल कंसीडर करते हैं। क्लासिकल के बाद जो आएंगे वो रोमांटिक पोएट आएंगे, जैसे कि वावात और कुबलाई खान है, वावात और एस.टी. कॉलेज हैं, ये रोमांटिक पोएट हैं। उस बाद कुछ न्यू क्लासिकल भी हैं, वो बाद में किसी को बताऊंगा। अब जो पोएट्री होती है इस ईरा में, इसे हम मॉडर्न पोएट्री कहते हैं। मैंने पोएट्री को फिलहाल 3 हिस्सों में तकसीम किया है, क्लासिकल पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री और फिर मॉडर्न पोएट्री। तो हम ये क्लासिकल पोएट्री पढ़ रहे हैं। ऐसे दबाव जैसे कि जंग, सिंगल कम्बैट, जैसे कि 2 बुजुर्ग लड़ाइयाँ, एयरलेस जर्नीज, खतरनाक किस्म के सफ़र, ब्यूटीफुल गार्डन, मार्वलेस बिल्डिंग्स, विजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के विजन, एक्सपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के स्ट्रक्चर की एक्सपोजिशन मीन वजात, कायनात के स्ट्रक्चर की वजात करना, एंड सीन्स इन हेवन एंड इन हेल, जन्नत और दोज़ख के सीन, सुपर नेचुरल मशीनरी। सुपर नेचुरल मशीनरी का मतलब ये है कि एंजल, गॉड, गॉडेस, ये सुपर नेचुरल चीजें, क्रीचर होते हैं, फेरीज, इनको सुपर नेचुरल मशीनरी कहते हैं। चलो सुपर नेचुरल तो समझ आ जाती है कि नेचुरल तो है, पर सुपर नेचुरल है, समथिंग बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स हैं, फिजिकल वर्ल्ड से बेटर होते हैं, सुपर नेचुरल कह दिया। लेकिन इनको सुपर नेचुरल मशीनरी क्यों कहते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। ग्रीक जब भी अपने ड्रामास के अंदर या एपिक पोएम्स को जब डिस्प्ले करते थे, स्टेज के ऊपर एपिक पोएम को डिस्प्ले करना है या ड्रामास को डिस्प्ले करना है, तो ग्रीक एक मशीन का इस्तेमाल क्या करते थे। गॉड, डेमोन, सैटन, परियों के लिए, जिन के लिए, वो एक मशीन होती जो हाथ से चलाई जाती थी, और वो जैसे लिफ्ट की तरह होती, ऊपर लिफ्ट जैसे ऊपर ठहरी हुई है, फिर ऊपर से लिफ्ट नीचे की तरफ आती थी, ठीक। तो फिर बाद में उसका नाम उसी डिवाइस, टेक्निकल डिवाइस जो हैंडमेड बना रहे थे, हैंडमेड इस्तेमाल कर रहे थे, उसी बेस पर फिर क्या कहा गया, दैट इज सुपर नेचुरल मशीनरी कह दिया गया। अब सुपर नेचुरल मशीनरी एक किस्म की डिवाइस है, एक किस्म की सारी टर्म है जो कि इस्तेमाल होती है परियों के लिए और डेमोन के लिए, गॉड्स गॉडेस के लिए। द रोल कॉल, और फिर रोल कॉल, हाजिरी वगैरह, द काउंसिल ऑफ लीडर्स, लीडर्स की काउंसिल, द प्लंज इनटू द मिडिल ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के दरमियान में ही बात होना, यानी कि सब्जेक्ट की मिड में चले जाना, एंड द अनफोल्डिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, और फ्यूचर की पेशन गोई। ये तमाम जो अल्फाज मैंने कहे हैं ये सारे के सारे आर एपिक डिवाइसेस, ये सारी की सारी एपिक की डिवाइसेस हैं। किसी भी एपिक पोएम में अगर ये क्वालिटीज मौजूद हैं या ये क्वालिटीज 50% भी मौजूद हैं, तो देन यू विल से दिस पोएम इज एपिक पोएम, आप कहेंगे। तो ये डिवाइसेस हैं, एपिक डिवाइसेस हैं, नॉट जस्ट यूज्ड बाय मिल्टन। मिल्टन ने महज इनको इस्तेमाल ही नहीं किया, दीज डिवाइसेस आर रिक्रिएटेड
बल्कि इन डिवाइसेस को रिक्रिएट किया गया है, दोबारा तख्लीक किया गया है इन अ फंक्शनल वाई, इनको फंक्शनल वाई में बयान किया गया है, इनको अमली तरीके से बयान किया गया है। मिल्टन बिगन्स विद क्लासिकल कन्वेंशन ऑफ द इन्वोकेशन। मिल्टन शुरू करता है क्लासिकल कन्वेंशन, अपनी क्लासिकल रिवायत को बरकरार रखते हुए शुरू करता है इन्वोकेशन, दुआ से, हम से शुरू करता है, टू द म्यूज, शायरी की देवी से दुआ करता है। पहले होमर और विर्जिल ने जब पोएट्री की थी, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, पोएट्री की जो गॉडेस है म्यूज, उसका नाम है म्यूज, पहले उसने प्रार्थना की है उससे, तो ये भी उससे दुआ कर रहा है। पहले उस शायरी की देवी को कह रहा है कि वो उसे इंस्पायर करे कि he want to write something extraordinary, for she will inspire him to poetic heights greater than the Anion Mount। कहता है कि वो शायरी की देवी इंस्पायर करे उसे ताकि वो पोएट्री की हाइट्स को पा सके, वो पोएट्री की हाइट्स ग्रेटर देन द एनियन माउंट, जो कि बहुत अजीम है। उसकी पोएट्री का सब्जेक्ट इतना अजीम है कि वो एनियन माउंट से भी बालातर है। एनियन माउंट जिसे क्यों बालातर है, असल में एनियन माउंट के ऊपर भी एक म्यूज रहती है। अब आपको पता चलेगा आज कि ग्रीक वालों की म्यूज और है और क्रिश्चियंस की म्यूज और है। ग्रीक पोएट अपनी म्यूज से दुआ करते हैं और उनकी म्यूज जो है वो रहती है एनियन माउंट पर, हेलिकॉन माउंट पर, और क्रिश्चियंस की और है और या किसी और एक पर, केन्या पर रहती है। तो पोएट कहना ये चाहता है, कहता है कि अपनी म्यूज से कहता है, क्रिश्चियन म्यूज से कहता है शायरी की देवी तू मुझे इंस्पायर कर, क्योंकि तू ही मुझे इंस्पायर कर सकती है। मुझे इंस्पायर करना ग्रीक वालों की देवी का काम ही नहीं है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर जो है कहीं बुलंद बाला है। आफ्टर द इन्वोकेशन, और फिर इन्वोकेशन के बाद चलो एनियन माउंट विच रिप्रेजेंट्स क्लासिकल पोएट्री, वो एनियन माउंट से ऊंची है जो कि क्लासिकल पोएट्री को रिप्रेजेंट करती है। क्लासिकल पोएट्री को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है जो ग्रीक वालों को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल इज दैट, राइटर ने कहा है कि ग्रीक वालों की देवी मुझे इंस्पायर नहीं कर सकती, ऐ शायरी की देवी जो क्रिश्चियन देवी है उसने उसको कहा है कि वो उसे इंस्पायर करे। किस लिए? अपनी इस एपिक पोएम के लिए, बड़े सब्जेक्ट के लिए। आफ्टर द इन्वोकेशन, इस इन्वोकेशन के बाद, इस दुआ के बाद, कम्स द स्टेटमेंट ऑफ द एपिक सब्जेक्ट इन ट्रू क्लासिकल स्टाइल। दूसरी कन्वेंशन पूरी करता है मिल्टन, और वो बताने के बाद, उससे दुआ मांगने के बाद वो कहता है, वो बड़े क्लासिकल स्टाइल के अंदर अपना सब्जेक्ट बताता है कि वो पूरी पोएम लिखने का उसका मकसद क्या है। आई में असर्ट इटर्नल प्रोवाइडेंस, सब्जेक्ट ये है, टॉपिक ये है उसका। वो कहता है कि मैं असर्ट दावा करता हूँ इटर्नल प्रोवाइडेंस, कि गॉड जो है हमेशा हमेशा मेहरबान है, देने वाला है। एंड जस्टिफाई द वर्ड्स ऑफ गॉड टू मैन, और मैं इंसानों की तरफ खुदा के रास्ते जो है वो बताना चाहता हूँ। मिल्टन का टॉपिक ये है, मिल्टन का क्लेम ये है। मिल्टन कहता है कि खुदा हमेशा हमेशा के लिए मेहरबान है, वो जालिम नहीं है, और वो रास्ते बता रहा है मिल्टन कि खुदा के कौन कौन से रास्ते इंसान की तरफ हैं, खुदा किस किस तरह से मेहरबान है इंसान पर। और विलियम ब्लेक ने कहा था, उसने कहा था, मिल्टन हैज नॉट जस्टिफाइड द वॉइस ऑफ गॉड टू मैन। ब्लेक ने कहा था, विलियम ब्लेक ने, मिल्टन हैज नॉट जस्टिफाइड द वॉइस ऑफ गॉड टू मैन, ही जस्टिफाइज द वॉइस ऑफ सैटन टू मैन। ब्लेक ने कहा था कि मिल्टन ने खुदा के रास्ते नहीं बताए, उसे सैटन के रास्ते बताए हैं। An epic is a long narrative poem. Epic long narrative poem है, एक लंबी कहानी होती है। नरेटिव वो पोएम होती है जिसके अंदर कोई कहानी बताता चला जाता है, कोई नरेटर होता है। एक ड्रामा होता है जिसके अंदर एक्टिंग की जाती है, एक नरेटिव पोएम होती है जिसके अंदर कहानी बताई जाती है, एक सिंपल पोएम होती है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है, बताई नहीं जाती।
यानी कि नरेटिव पोएम वो पोएम होती है जो जिसमें किस्सा गोई हो। इन विद द कैरेक्टर्स एंड द एक्शंस आर ऑफ हीरोइक प्रोपोर्शन, जिसके अंदर कैरेक्टर भी और जिसके अंदर एक्शंस भी बड़े हीरोइक प्रोपोर्शन तनासब के हैं। फ्रॉम द वर्क्स ऑफ होमर एंड वर्जिल, होमर और वर्जिल वो जो ग्रीक राइटर हैं, ग्रीक पोइट हैं, उनके काम से सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बिकम एस्टेब्लिश्ड, कुछ चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स एस्टेब्लिश कर ली गई हैं, कुछ खसूसियात एस्टेब्लिश बना ली गई हैं इन द वेस्ट, यूरोप के अंदर, एज स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिक, जो कि एपिक की स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कि वर्जिल और होमर के काम को सामने रखकर कुछ क्वालिटीज़ को निचोड़ लिया गया है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद कहा गया है कि जिस पोएम के अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी वो एपिक पोएम होगी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो एंड सेम आर द हार्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दिए गए हैं और यही कैरेक्टरिस्टिक्स ही पैराडाइज लॉस्ट क्या हार्ट है, पैराडाइज लॉस्ट की बुनियाद है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, द हीरो इज अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, कि जो हीरो होता है वो नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। इन पैराडाइज लॉस्ट द हीरो इज एडम। पैराडाइज लॉस्ट पूरी अगर पढ़ेंगे आप 1 से लेकर 12 तक तमाम बुक्स पढ़ेंगे तो आपको शायद ये एज्यूम होगा कि पैराडाइज लॉस्ट का हीरो जो है वो एडम है, आपको ये शक पड़ता है। Who includes in himself the entire race of man, जिसके अंदर पूरी नस्ल इंसानी समा जाती है। नेशनल इंटरनेशनल तो दूर की बात, पूरी इंसानी नस्ल उसके अंदर समा गई है एडम अगर हीरो है तो। अगर सैटर्न भी हीरो है तो फिर भी आप देखें ही इज वेल नोन कैरेक्टर, ही इज अ क्वाइट अपोनेंट ऑफ द गॉड, वेल नोन है। द सेटिंग इज सिंपल इन स्केल, अगर साइज के हवाले से देखा जाए, सॉरी एम्पल इन स्केल, सेटिंग बड़े साइज की होती है, फुल साइज की होती है, एम्पल का मतलब फुल। समटाइम्स वर्ल्ड वाइड और इवन लार्जर इन द क्लासिकल एपिक, बाद का सेटिंग इतनी बड़ी होती है कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक चली जाती है बात कैरेक्टर। द स्कोप ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज कॉस्मिक, आप पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो ये भी कॉस्मिक है, इसका तो सारा एक्शन है इस स्पेस के अंदर। फॉर इट इंक्लूड्स हेवन अर्थ एंड हेल, इतना दायरा कार इसका वसी है कि हेवन में भी कोई लड़ाई हो है, कभी हेल में पड़े हुए हैं कैरेक्टर, कभी ज़मीन पर आया हुआ है सैटर्न। तो आप देखें कॉस्मिक ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बातें हैं। द एक्शन इन्वॉल्व्स हीरोइक डीड्स, और एक्शन जो है उसके अंदर हीरोइक डीड्स होते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इंक्लूड्स द वॉर इन हेवन, पैराडाइज लॉस्ट जो है इंक्लूड करती है वॉर इन हेवन, इसमें एक्शन होता है, हीरोइक डीड होते हैं। आप देखें कि वॉर जो है जंग में जंग लड़ी जा रही है, हेवन में जन्नत में जंग लड़ी जा रही है, दैट इज आल्सो लुकिंग लाइक हीरोइक डीड। द एक्शन शुड बी एन एंटायर एक्शन, और एक्शन मुकम्मल एक्शन होता है, ये एपिक की क्वालिटी है। कंप्लीट इन इटसेल्फ, बाय दिस इज मेंट दैट इट शुड हैव अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। तो बकायदा ड्रामे की तरह इसके बिगिनिंग मिडल और एंड होता है एपिक पोएम का। पैराडाइज लॉस्ट इज अ फुल राइप एपिक इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में देखा जाए तो पैराडाइज लॉस्ट का बिगिनिंग भी है, मिडल भी है, एंड भी है। Gods are also used in the epic as a tragedy. Sorry. The next characteristic, 5 number देखें. The next characteristic of the epic poem, according to Aristotle, is that it must have greatness, and same is the case with Milton's epic. Aristotle ने कहा था कि epic के बारे में Aristotle ने भी लिखा था पोएटिक्स के अंदर, उसकी बुक है Aristotle की पोएटिक्स, उसके अंदर लिखा है कि जी एपिक ग्रेट होनी चाहिए, ग्रेटनेस उसके अंदर होनी चाहिए, अजीमुल शान होनी चाहिए। तो मिल्टन की भी एपिक में ये क्वालिटी मौजूद है। गॉड्स आर आल्सो यूज्ड इन द एपिक, एपिक में देवताओं को भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ ट्रेजेडी। एपिक में देवताओं को इस्तेमाल किया जाता है एज अ ट्रेजेडी। ड्यूक्स मशीन इस्तेमाल की जाती हैं,
and Paradise Lost wholly focus on it. 7. An epic poem is a seminal composition. Seminal traditional composition, उसकी जो लिखाई होती है, राइटिंग होती है, उसकी कंपोजिशन जो होती है, बनावट जो होती है, बड़ी ट्रेडिशनल होती है. एंड इंटेंशनली गिवन इट अ सेमिनल स्टाइल, और उसे ट्रेडिशनल स्टाइल दिया जाता है, ग्रेट स्टाइल दिया जाता है. टू बैलेंस इज ग्रेट सब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन, ताकि उसका ग्रेट सब्जेक्ट और उसकी कंस्ट्रक्शन को सूट कर जाए. मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ, जो लैंग्वेज रखी जाती है, लैंग्वेज का जो स्टाइल होता है वो बहुत बम्बास्टिक किस्म का होता है, ताकि बड़े थीम, बड़े सब्जेक्ट को, पोएम की ओवरऑल ग्रेटनेस को कोप कर सके. बड़े सब्जेक्ट को बहुत ही चीप लैंग्वेज में आप डील करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो अपना मियार कायम नहीं कर सकेगी पोएम. हेंस मिल्टन्स लैटिनाइज्ड डिक्शन, मिल्टन ने जो लैटिनाइज्ड डिक्शन इस्तेमाल की है, लैटिन लैंग्वेज जो इस्तेमाल की है, डिक्शन का मतलब होता है बोलना, बोलचाल, लैंग्वेज, लैटिन की, एंड स्टाइलाइज्ड सिंटैक्स, और मिल्टन ने जो सिंटैक्स कहते हैं, सेंटेंस को कह सकते हैं आप, सिंटैक्स, ग्रामेटिकल जो सेंटेंस इस्तेमाल किए हैं बड़े स्टाइलाइज्ड हैं, उनका बड़ा स्टाइल है. Has his sounding list of strange and booming names, उसे जितने भी नाम रखे हैं वो सारे बूमिंग हैं, बड़े कमाल के नाम रखे हैं. जैसा कि आप देखें, सैटर्न, बेएल्ज़ेबुथ, ये बड़े बूमिंग नेम हैं, गूंजने वाले नाम हैं. एंड his epic similes are fit, और उसने जो सिमिलीज इस्तेमाल किए हैं वो भी बहुत फिट. The poet begins by stating his theme, पोएट शुरू करता है, थीम से बात शुरू करता है. देन इन्वोक्स अ म्यूज, फिर म्यूज को इन्वोक करता है. पहले थीम बताता है, मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस से शुरू करता है बात, फिर वो कहता है थीम बताने के बाद फिर वो कहता है म्यूज को इन्वोक करता है. इन्वोक करने का मतलब ये है कि उसको बुलावा देना, उसे दुआ करना, उसे उजागर करना. इन इज ग्रेट अंडरटेकिंग, और फिर अपने ग्रेट अंडरटेकिंग में जो काम करने जा रहा है उसके लिए म्यूज को बुलाता है. एंड मिल्टन इनलाइटेंड इट वेल इन पैराडाइज लास्ट वन, मिल्टन ने भी यही काम किया है पैराडाइज लास्ट वन में. यानी कि पोएट कोई भी होता है वो जब एपिक पोएम लिखता है तो सबसे पहले सब थीम बताता है, फिर वो म्यूज से दुआ करता है. मिल्टन ने भी ऐसा ही किया है. टुडे टिल देयर, ये था पार्ट 1 इस क्वेश्चन का. कल इस क्वेश्चन को फाइनल करेंगे. इस क्वेश्चन का पार्ट 2 कल स्टार्ट करेंगे. सो नाइस.